गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई पोम रेन ऑन द रूफ को पढ़ते हैं और दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड पोम बाय Coites Kinney. Coites Kinney was a journalist, a politician and a poet. He was born in US. He is not a major poet, but he wrote some poems on nature, and this poem is also shows his nature's love. तो हम इसको शुरू करते हैं इस पोम को. Before reading this poem, we should go through these lines so that we can easily understand this poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. जब आसमान अंधेरे बादल यानी काले बादलों से ढका हुआ होता है और जब वर्षा होती है, तो क्या आपने धीमे धीमे गिरने वाली वर्षा की बूंदों की टपटपाहट को कभी सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? प्रकृति की इस लयात्मक ध्वनि को जब आप सुनते हो तो आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में क्या क्या विचार उमड़ते हैं? तो इसको देखने के लिए हमें इस पोम को पढ़ना है. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When the humid shadows, humid means होता है नमी, आर्द्रता, शैडोज छाया. और आर्द्र छाया किसे कहेंगे हम? जो काले बादल होते हैं जिनसे वर्षा आने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, उनको यहाँ पे कवि द्वारा, पोइट द्वारा आर्द्र छाया कहा गया है. He is talking about the clouds. Those are hovering all over the starry spheres. Starry spheres means होता है sky. Starry स्टार से बना हुआ है यानी तारों युक्त. स्फीयर्स मीन्स क्षेत्र. तो तारे कहाँ होते हैं? आसमान में. तो स्टारी स्फीयर्स का जो मीनिंग है वो है स्काई, और ह्यूमिड शैडोज का मीनिंग है क्लाउड्स. होवर मीन्स होता है मंडराना या घूमना. एंड दो मेलंकली डार्कनेस. मेलंकली मीन्स उदास, डार्कनेस अंधेरा, जेंटली वीप्स धीरे धीरे रोता है, इन रेनी टीयर्स वर्षा युक्त आंसुओं में. अर्थात
जब काले बादल आसमान में मंडराते हैं, घूमते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस, और जब उदास से युक्त अर्थात जो अंधेरा होता है जिसमें उदासी झलकती है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, धीरे धीरे वह आंसू रूपी वर्षा के रूप में जब बूंदों को टपकाता है या छोड़ता है, अर्थात वर्षा होती है किसके द्वारा? ह्यूमिड शैडोज यानी क्लाउड्स के द्वारा। तो होता क्या है, अब यहाँ पे ये तो क्लाउड्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन उस समय पोइट के माइंड में क्या चलता है? व्हाट आ ब्लिस, ब्लिस मीन्स होता है एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, यानी अत्यधिक जब प्रसन्नता का भाव होता है उसे कहते हैं ब्लिस, परम आनंद जिसे कहते हैं। तो प्रेस द पिलो, प्रेस मीन्स दबाना, पिलो मीन्स तकिया, लेकिन तकिए को दबाने का अर्थ क्या है? तकिए में अपना सिर इस तरह रखना कि आदमी यदि तकिए में लेट जाए, अपने सिर को रखे, तो उसका सिर छत की ओर हो। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं जब मैं वर्षा की बूंदों को अपने छत पर, अपने कॉटेज चेम्बर बेड, जब मैं कॉटेज चेम्बर मीन्स होता है शयन कक्ष के बिस्तर पर, जब मैं तकिए में अपने सिर को रखता हूँ, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और अपने सिर के ऊपर जब मैं मंद मंद या धीमी गति से जब रेन जो वर्षा होती है जब वो छत पर गिरती है, तो मुझे उस समय परम आनंद की प्राप्ति होती है और मैं लेट जाता हूँ। प्रेस द पिलो मीन्स मैं तकिए पर लेट जाता हूँ। अब यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि जो पोइट है वह अपने शयन कक्ष के बिस्तर में लेटा हुआ है और उसका जो फेस है वह सीलिंग की ओर है। सीलिंग मीन्स जो भीतरी छत होती है किसी भी कमरे की। नेक्स्ट स्टेंजा, every tinkle in the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreaming fancies into busy being start, and 1,000 recollections wave their air threads into whoop as I listen to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle on the shingles, shingles कहते हैं आयताकार जो लकड़ी की जो टाइल्स होती हैं, जिनको हम सामान्यतया आमतौर पर जिनको हम तख्ते कहते हैं, जो कि आप ऐसे छत की कल्पना कीजिए जो ऊपर से जिस पे टिन हो या खपरें लगी हुई हो, तो उसमें जो शिंगल्स होते हैं यानी आयताकार लकड़ी के जो टाइल्स होती हैं, रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ वुडन जो होती हैं, उनमें टिंकल, टिंकल मीन्स होता है टन टन की आवाज़, टप टपाने की आवाज़। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, इको मीन्स गूंज। मेरे हृदय में, यहाँ पे जो पॉइंट है वो कह रहे हैं मेरे हृदय में आयताकार लकड़ी की बनी हुई टाइल्स में जब वर्षा की बूंदें टप टपाहट की आवाज़ करती हैं तो मेरे हृदय में वह गूंजती हैं। एंड 1,000 ड्रीमिंग फैंसीज, फैंसीज मीन्स परिकल्पनाएं, और हजारों स्वप्निल परिकल्पनाएं इनटू विजिबिंग स्टार्ट, किसमें? मेरे मस्तिष्क में
हजारों स्वप्निल परिकल्पनाएं शुरू होती हैं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, और मेरी हजारों स्मृतियां, यादें वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूप। अब यहाँ पे एयर थ्रेड्स मीन्स, एयर मीन्स हवा, थ्रेड्स मीन्स धागे। अब हवा के धागे का अर्थ क्या है? वो इन हवा के धागों को, यानी बादलों को किससे कंपेयर कर रहे हैं? जैसे करघा जो होता है जिस पर धागों को क्या करते हैं, धागों का ताना बाना बुना जाता है, तो उसी तरह से मेरे, जिस तरह से ताना बाना करघे पे ताना बाना बुना जाता है, उसी तरह से मेरे मस्तिष्क में भी हजारों स्वप्निल परिकल्पनाएं और हजारों यादें आती हैं, अर्थात मुझे हजारों ख्याल आने लगते हैं। As I listen to the patter on the of the roof of the rain on the upon the roof, जैसे ही मैं अपने छत पर, अर्थात अपने कमरे की छत के ऊपर वर्षा की बूंदों की आवाज को सुनता हूँ। Next and last stanza. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain when is played upon the shingles by the patter of the rain. तीसरे स्टेंजा में जो पॉइंट हैं वो कह रहे हैं, नाउ इन मेमोरी, मेरी याद में, अब मेरी याद में, कम्स माई मदर, मेरी माँ आती है। इन अदर वर्ड, द पॉइंट इज रिमेंबरिंग हिज मदर इन हिज मेमोरी एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वह सालों पहले मेरी याद में आती थी, अर्थात द पोइट्स मदर इज नो मोर नाउ, अब उसकी माँ जीवित नहीं है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो मुझे रिगार्ड देती थी, सम्मान करती थी। द डार्लिंग ड्रीमर्स, प्रिय स्वप्न देखने वाला। अब प्रिय स्वप्न देखने वाला, अच्छे सपने देखने वाला जो कौन था? द पोइट himself is the darling dreamers. The poet is saying, is calling himself as the darling dreamers of whom? His mother. Air means before. ये poetic word है, before के लिए air का प्रयोग किया जाता है। एक जो पुराने poets होते थे वो poetic जो word होते थे बिफोर की जगह एयर का प्रयोग भी क्या करते थे। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो मुझे मेरे प्रिय सपनों में मुझे उठाती नहीं थी। जब मुझे अच्छे अच्छे सपने आ रहे होते थे तो वो मुझे तब तक नहीं उठाती थी जब तक डॉन ना हो जाए। डॉन मीन्स सुबह ना हो जाए। ओह, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं महसूस करता हूँ उसकी स्नेहमयी दृष्टि को देखकर। मैं उसकी स्नेहमयी दृष्टि जो वो मुझे देखती थी, मुझे अब उसकी याद आ रही है। अर्थात द पोइट इज इमेजिनिंग हियर एज इफ हिज मदर इज लुकिंग एट हिम एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। रिफ्रेन कहते हैं सॉन्ग और पोएम्स की अंतिम पंक्तियों को कहता है रिफ्रेन। जैसे मैं इस कविता या इस गाने की, कौन से गाने की बात कर रहे हो? जो गाना, वो गाना मानने किसको?
जब वर्षा की बूंदें छत पर टनटनाहट की आवाज करती है। उसको वो कह रहे हैं, जब मैं इसको सुनता हूँ, कविता के या इस गाने के अंतिम भाग को सुनता हूँ, which is played upon the shingles, जो कि आयताकार लकड़ी की बनी हुई टाइल्स पर गूंजती है, अर्थात वर्षा की बूंदें छत के आयताकार लकड़ी की बनी हुई टाइल्स यानी तख्तों पर पड़ती हैं, तो बाय द पैटर ऑफ द रेन, वर्षा की बूंदों की टपटपाहट से या टनटनाहट से को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी माँ अभी भी मुझे स्नेहमयी दृष्टि से देख रही है। तो बच्चों, ये जो पॉम थी, आशा है इट इज होप दैट you have understood it. Now I'll talk the literary devices used in this poem. First of all, I'll tell you what type of rhyming scheme is used here. When the humid shadows hover, spheres, darkness, tears, pillow, bed, patter and overhead. आपको पता है कि जो राइमिंग स्कीम होती है वो किसी पॉम की अंतिम वर्ड यानी पॉम यानी जो कविता होती है उसका जो अंतिम जो शब्द होता है उस लाइन का, उसमें राइमिंग किन किन शब्दों में हो रही है, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए हॉवर, इसको हम ए देते हैं। स्फीयर्स, ये हॉवर से भिन्न है तो इसको बी दिया हमने। एंड द मेलंकली डार्कनेस, अब ये भी भिन्न है तो इसको हमने सी दिया। टीयर्स, अब यहाँ देखो आप, स्फीयर्स एंड टीयर्स, ये these two words are rhyming with one with each other, तो स्फीयर्स और टीयर्स क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्योंकि हमने इसको बी दिया तो इसको हम बी देंगे। अब देखें तो इसको मैं बड़ा करता हूँ। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, पिलो ये इससे कोई राइम नहीं कर रहा है तो उसको हमने डी दिया, पिलो डी हो गया। बैड, बैड यहाँ देखें ये भी राइमिंग, अभी ये नया आया है, ई दिया इसे। पैटो, और पैटर जो है वो किसी से राइमिंग नहीं कर रहा है तो एफ हो गया। और ओवरहेड, ओवरहेड कर रहा है बैड से, बैड और ओवरहेड, ये बोथ ऑफ दीज टू वर्ड्स आर राइमिंग ईच अदर। तो बैड और ओवरहेड, तो बैड को हमने ई दिया तो इसको भी ई देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगी इसकी, पहली लाइन में ए, दूसरी लाइन में बी, तीसरी लाइन में सी, चौथी लाइन में फिर बी, पांचवी लाइन में डी, छठी लाइन में नहीं, पांचवी लाइन में डी ई एफ, हाँ डी, फिर ई और फिर एफ और फिर लास्ट लाइन में ई। तो इसको अगर आपको पूछा जाए परीक्षा में कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम, तो यू विल आंसर ए बी सी, ए बी सी बी डी ई एफ ई। और ये जो राइमिंग स्कीम है ये पूरी पोम में तीनों स्टेंजाज में समान है। अब हम बात करते हैं इसमें जो अन्य लिटरेरी डिवाइसेस युक्त हुई है, इसमें हम देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच क्या क्या युक्त हुए हैं, इसमें क्या क्या यूज किए गए हैं पोइट द्वारा। तो यहाँ देखें, पहला जो है
एलिट्रेशन है इसमें, ALLITERATION, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इससे पहले बताया था, एलिट्रेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक अक्षर दो या दो से अधिक बार आए। यहाँ देखें आप, ह्यूमिड हॉ और एच यानी हॉ की ध्वनि आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है पहली लाइन में। फिर देखें आप, स्टेरिस्फेयर्स, एस की ध्वनि आ रही है। फिर प्रेस और पिल्लो, पी की ध्वनि आ रही है। तो इन लाइंस में आगे की जो लाइंस है वहाँ भी देखें आप, ये जो है यहाँ भी देखें आप, डार्लिंग और ड्रीमर्स, डी की डी और डी दोनों कंजक्टिव आए हैं, तो यहाँ भी एलिट्रेशन है। तो पहला जो हमने फिगर्स ऑफ स्पीच इस पॉम में देखा, वो देखा एलिट्रेशन। अब दूसरा जो है लिटरेरी डिवाइसेस, जो दूसरी युक्त है वो क्या है, एक और एक फिगर्स ऑफ स्पीचेस में प्रयुक्त हुआ है, वो है ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया, तो ओनोमैटोपोइया ये फिगर्स ऑफ स्पीच तब किसी फॉर्म में युक्त होता है जहाँ पे हमें जो आवाज़ होती है, किसी चीज़ की आवाज़ का के बारे में हमें बताती है। अब देखें यहाँ पे कौन सा शब्द ऐसा है जो ओनोमैटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच को रिफ्लेक्ट करता है या बताता है। तो देखें आप, पैटर देख रहे होंगे आप, पैटर, तो ये दिस इज अ साउंड नेम, पैटर साउंड वर्ड है, एक आवाज होती है इससे। जैसे रोर होता है, रोर मीन्स दहाड़ना, या म्याओ म्याओ अगर होगा तो वहाँ पे ओनोमैटोपोइया होगा। नेक्स्ट है इसमें एक और फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। क्या? पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज हुआ। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहेंगे मानवीयकरण, यानी जब हम किसी इनएनिमेट थिंग्स को एनिमेट दिखा रहे हों, यानी नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स के रूप में दिखा रहे हों, यानी निर्जीव को हम सजीव दिखा रहे हों, तब वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज होता है। जैसे आप देखें, एंड मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। रोता कौन है? जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो जीवित होते हैं, वो क्या करते हैं? रोते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो या पशु हो। लेकिन यहाँ पे कौन रो रहा है? यहाँ पे बादलों को, ह्यूमिड शैडोज यानी क्लाउड्स को पर्सोनिफाइड किया गया है। उसकी जो डार्कनेस, उसका जो अंधेरापन है, उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी उसका मानवीकृत किया गया है। तो देयर आर मेनली 3 figures of speech are used in this poem by the poet.
और हम इससे पहले जो हम बात कर चुके हैं कि प्रत्येक में राइमिंग स्कीम जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेंजा में क्या क्या है, ए बी, फिर इसमें लास्ट वाले देखें, इसमें इसमें देखिए आप, इसको हम अगर ए देते हैं, ए, ये एगोन है, बी हो गया चैम्बर्स, चैम्बर्स आपका, सी हो गया डॉन, एगोन और डॉन, बी हो गया फिर क्योंकि हमने एगोन में बी दिया है, मी, अब ये नया है तो इसमें डी आ गया, फिर रिफ्रैन, रिफ्रैन के लिए फिर ये नया है, इसको ई दे दिया, शिंगल्स ये भी नया है, इसको एफ दे दिया, और रैन, रिफ्रैन और रैन जो है ये ई हो गया। तो क्या हो गया, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। और पूरी पॉम्स की जो तीनों जो स्टेंजाज हैं उनमें ए बी सी बी डी ई एफ ई ये राइमिंग स्कीम यूज की गई है। तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉम। अगर आपको कोई इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हो।